एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज में आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 61। 60 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं, सारे के सारे नॉलेज हब पर अवेलेबल हैं। आप यूट्यूब पर देखो, टेलीग्राम पर देखो, सब जगह अवेलेबल है आपको। टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिलेगी और भी सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल डाल रखा है। नॉलेज हब 7900 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। नॉलेज हब 7900, ठीक है। हरियाणा जी के हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ वहाँ पर आपको मिलेगी। नॉलेज हब 7900 पर 60 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 61 हम करने वाले हैं। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे। और टेस्ट सीरीज़ है ये आर्यभट्ट अकेडमी द्वारा तैयार की गई है। ये उनके हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 61 पहला क्वेश्चन जीके से हम शुरू करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न है कि वैदिक नदी है कुभा, इसका स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। यानी कि कुभा नदी कहाँ पर होनी चाहिए, अफगानिस्तान में, कश्मीर में, चीनी तुर्किस्तान में या फिर पंजाब में। तो कुभा नदी है, ये है अफगानिस्तान के अंदर। कहाँ बहती है ये? अफगानिस्तान के अंदर। वैदिक टाइम में कुभा नदी, और वर्तमान में इसको कहा जाता है कि जो काबुल नदी है ना अफगानिस्तान के अंदर, वो कुभा नदी थी प्राचीन काल के अंदर, ऐसा माना जाता है काबुल नदी को। ये कहाँ बहती है? ये अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के बाद ये पाकिस्तान में चली जाती है उधर से। कुभा नदी को जो है वो सिंधु नदी की सहायक नदी माना जाता था। सिंधु नदी की सहायक नदियों में से एक थी कुभा नदी। तो इसकी वर्तमान में कहाँ लोकेशन है? अफगानिस्तान के अंदर है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बादशाह, रंगीला के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो ये है मोहम्मद शाह। इसका पूरा नाम था मोहम्मद शाह, रंगीला कहते थे इसको। कब से कब तक शासनकाल था इसका? 1719 से लेकर 1748 तक। इसी के शासनकाल में ही मुगल का सल्तनत का जो था वो जो नेगेटिव पीरियड था वो स्टार्ट हो गया था, मतलब ख़त्म होने धीरे धीरे स्टार्ट हो चुकी थी इसकी हरकतों की वजह से। लगातार इसने लगभग 30 साल के तकरीबन जो शासन किया था, मुगल सल्तनत खत्म होने के बराबर आ गई थी ये, ठीक है। इसके शासनकाल में एक सबसे बड़ा युद्ध लड़ा गया था और वो था करनाल की लड़ाई। करनाल की लड़ाई था बैटल ऑफ करनाल, और ये कब हुई थी? 24 फरवरी 1739 में। करनाल का युद्ध कब लड़ा गया था? 24 फरवरी 1739 को। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच में। नादिर शाह एक तो म्यूर सिंहासन ले गया था और एक कोहिनूर ले गया था इंडिया से। करनाल के युद्ध में मोहम्मद शाह रंगीला को हराकर वो लेके चला गया था। ये चीज़ आपको सारी ध्यान में रखनी है। मोहम्मद शाह का नाम था रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला। प्रश्न नंबर तीसरा है कि डफरीन के शासनकाल में कौन सी एक महत्वपूर्ण घटना हुई थी। डफरीन जो गवर्नर जनरल बना था, इसके शासनकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? देखो आपको ये ध्यान रखना है कब से कब तक बना था। 1884 से लेकर 1888 तक ये इसका टेन्योर था। तो 1885 में हुई थी कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना डफरीन के शासनकाल में हुई थी। A.O. हयूम ने इसकी स्थापना करी थी। कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी? A.O. हयूम ने करी थी 1885 के अंदर। डफरीन था। इसके अलावा डफरीन के काल में एक और चीज़ हुई थी जो इसके अंदर नहीं दे रखी, और वो था जो बर्मा का जो युद्ध हुआ था ना, वो थर्ड जो एंग्लो बर्मन युद्ध थी, वो थर्ड एंग्लो बर्मा जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1885-86 के अंदर। तो उस समय भी डफरीन ही वायसराय था। ये बात है, आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 4। इसमें दिया है भारतीय राजव्यवस्था में कौन सी अनिवार्य विशेषता जो दर्शाती है कि उसका रूप संघीय है। भाई भारतीय जो राजव्यवस्था है वो उसमें से ऐसी कौन सी घटना जो बताती है कि भारत का जो संविधान है वो एक संघीय स्वरूप है। पहला ऑप्शन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों की निवारण प्रतिनिधि। इसमें ना देखो सारे ऑप्शन पढ़ लो बेशक से, पहला ऑप्शन पढ़ते ही आपको ध्यान में आ जाना, बिल्कुल सही बात लिख रखी है इसमें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। न्यायपालिका जो है वो कार्यपालिका और विधान पालिका अलग अलग हैं इनसे। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ये इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ लिख रखी है। प्रश्न नंबर 5 है, ये सुमिलित करने हैं। भाई कहाँ कैसा टेम्परेचर है ये आपको बताना है। भाई जलवायु दिल्ली की कैसी है, मुंबई की कैसी है, जोधपुरी की और शिलोंग की कैसी जलवायु है, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की है सेमी एरिड, अर्ध उष्ण जलवायु। लेकिन जोधपुर की अगर हम बात करेंगे, जो ऑप्शन सी लिख रखा है वो है उष्ण
ठीक है, शुष्क जो बोलते हैं वो, मतलब क्या है, जोधपुर है राजस्थान के अंदर, यहाँ पर है गर्मी तो शुष्क जलवायु। दिल्ली है ये बीच में है, यहाँ पर अर्ध शुष्क, गर्मी होती है लेकिन जोधपुर से कम है। मुंबई और शिलोंग में बच गए, ये है ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिडिटी वाले, आर्द्र जलवायु है यहाँ पर। मुंबई के अंदर, क्योंकि ये समुद्र के किनारे है मुंबई, तो देखो ठीक है, मुंबई में कैसी है, मुंबई के अंदर उष्ण आर्द्र, और शिलोंग के अंदर है आर्द्र जलवायु। देखो इंग्लिश में अगर आपको मैं बताऊं, समझाऊं अगर इंग्लिश में, तो दिल्ली में है सेमी एरिड, जोधपुर के अंदर है एरिड, ठीक है, मुंबई के अंदर है हॉट ह्यूमिड, और शिलोंग के अंदर है ह्यूमिड जलवायु। ये सारी चीज़ें आपको इसमें ध्यान रखनी है। जलवायु बता रखी किस क्षेत्र की कैसी है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, कथन और उसका कारण दिया है, कौन सा सही है। प्रायद्वीप भारत की पश्चिमी ओर से बहने वाली नदियाँ डेल्टा नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पेनिसुलर जो इंडिया है वहाँ पर जो नदी बहती है पश्चिम की तरफ, उनका डेल्टा नहीं बनता है। ये नदियाँ अपने साथ जलोढ़ अवसाद नहीं लाती हैं, ठीक है, ये ना तो जलोढ़ अवसाद लाती है और ना ही इनका डेल्टा है। वे डेल्टा अवसाद लेके आएंगी तभी तो डेल्टा बनेगा। जो नदियों के किनारे जो इकट्ठा हो जाता है बचा कुचा, वहीं से डेल्टा बनता है। जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, ये सारी नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के अंदर जो पश्चिम की ओर से जो बहती है नदियाँ, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। अब एग्जाम्पल पूछे कौन कौन सा है, तो मुख्य तो 2 नदियाँ हैं, एक तो है नर्मदा और एक है ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदियाँ ऐसी हैं जो पश्चिम की ओर बहती है प्रायद्वीपीय भारत के अंदर, ठीक है। इसका कथन भी ठीक है और इसका कारण भी दिया है, दोनों सही हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 7, तारे टिमटिमाने की क्या वजह है। जो तारे टिमटिमाते हुए हमें दिखाई दे रखे, किसकी वजह से दिखाई देते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, या फिर टिंडल इफेक्ट। तो ये हमें दिखाई देता है रिफ्रैक्शन की वजह से, अपवर्तन, जो प्रकाश की जो है उसका अपवर्तन के कारण हमें जो तारे हैं वो चमचमाते हुए दिखाई देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार किसकी वजह से है, रिफ्रैक्शन ऑफ स्टार लाइट, तारों की जो रोशनी है उनके रिफ्रैक्शन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से कौन सी एक मिश्र धातु नहीं है। देखो स्टील भी है, ब्रॉन्ज भी है, पित्तल भी है, लेकिन कॉपर नहीं है। भाई कॉपर खुद किसी में मिलता है, ठीक है। कॉपर तो जैसे पित्तल बनेगा तो पित्तल के अंदर भी कॉपर मिक्स होता है। स्टील है, इसके अंदर आयरन मिलता है, ब्रॉन्ज के अंदर भी मिलता है। तो कॉपर एक ऐसी है इनमें से जो मिक्स धातु नहीं है, नॉन मेटल, जो एक अलॉय नहीं है इसमें से। कॉपर क्या है, एक अलॉय नहीं है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज्ड बाय द एक्सप्रेशन ऑफ ए रिसेसिव जीन प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम। इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है। देखो सेक्स क्रोमोसोम का बारे में सोचो, देखो कितने जीन होते हैं, कितने जोड़े जीन हमारे शरीर के अंदर, 23 जोड़े जीन होते हैं, ठीक है। 23 जोड़े होते हैं क्रोमोसोम के। क्रोमोसोम जो होते हैं वो हमारे 23 जोड़े होते हैं। टोटल संख्या पूछे तो कितने होते हैं, 46। ध्यान रखने की चीज़ है, कई बार पेपर में पूछा है कि क्रोमोसोम्स कितने पेयर हैं, जोड़े में पूछे तो 23 जोड़े, अगर वैसे पूछे संख्या तो 46 होते हैं। ये 22 तो ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं, ठीक है। 22 क्रोमोसोम तो ऐसे हैं जो मेल और फीमेल दोनों में बराबर होते हैं। अब आता है क्रोमोसोम नंबर 23। 23 नंबर का क्रोमोसोम होता है वो है सेक्स क्रोमोसोम, जो सेक्स डिटरमाइन करता है। आदमी के अंदर होता है XY क्रोमोसोम और फीमेल के अंदर होता है XX। तो दोनों में XX तो कॉमन है, लेकिन जो Y क्रोमोसोम है ना आदमी का, ये अलग होता है, ये अनइक्वल होता है फीमेल से, ठीक है। ये ही डिसाइड करता है भाई लड़का होगा या लड़की होगी। जो मेल का जो XY है ना, ये तो ये है सेक्स क्रोमोसोम, इसको बोलते हैं 23 नंबर क्रोमोसोम में। XY जो क्रोमोसोम है, इसमें जो Y है ये सेक्स क्रोमोसोम मेल के लिए। अब इसकी वजह से कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, तो वो है सबसे बड़ी मस्कुलर डायस्ट्रोफी। ये मस्कुलर डायस्ट्रोफी ये बीमारी हो जाती है सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। अगर आपके है तो आपके जीन में तो ये बीमारी पाएगी। इसके अलावा और भी बीमारी है जो क्रोमोसोम्स की वगैरह जो फैलती है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गई, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसको कलर में डिफरेंस नहीं मिलता, वो एक होता है हीमोफीलिया, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम। ये सारी ऐसी बीमारी जो क्रोमोसोम्स की वजह से होती हैं। और कहने का मतलब क्या है कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने वाली है, समझ गए। अगर कलर ब्लाइंड बाप है तो बेटा कलर ब्लाइंड होगा ही होगा। हीमोफीलिया है तो उनके भी हीमोफीलिया होगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये जेनेटिक बीमारी होती है जो जीन्स की वजह से होती है।
प्रश्न नंबर 10 दिया है, नीचे दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी कि पौधा का कौन सा भाग हम खाते हैं। जैसे अदरक है, इसका कौन सा भाग हम खाते हैं, प्रकंद खाते हैं। प्याज का हम जो फ्लैशी लीव्स हैं वो खाते हैं। नारियल का हम एंडोस्पर्म होता है जो खाने का हिस्सा है। ये चीज़ें ध्यान रखनी है, पेपर के अंदर कई बार पूछा नारियल का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, एंडोस्पर्म। आलू का हम जड़ नहीं खाते, आलू का हम खाते कंद। ये मूल है, हम कंद खाते हैं आलू का। कंद बोले तो एक किस्म से जो तना होता है ना उसके पास वाला हिस्सा होता है कंद, ये चीज़ खाते हैं हम, जड़ नहीं खाते आलू की। कंद खाया जाता है आलू में। ऑप्शन सी है जो गलत इसमें दिया गया है। प्रश्न नंबर 11 है कि उत्तर प्रदेश किस शहर में 25,000 घरों पर सोलर छत स्थापित करेगा। ये करेगा वाराणसी के अंदर। सिर्फ इतना ही नाम याद रखना, वाराणसी के अंदर। ये प्रश्न देखो, किस तमिल अभिनेता ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है। क्या तमिलगा वेट्टी कजगम, ये किसने बनाई है, तो ये बनाई है विजय थेलापति ने। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, विजय थेलापति ने। आगे है प्रश्न नंबर 13, कंप्यूटर पर जानकारी किस रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर जो डाटा हम डालते हैं वो हमेशा 0 और 1 की फॉर्म में सेव होता है। किस में होता है, वो बाइनरी की फॉर्म में। कंप्यूटर के अंदर जो भी डाटा डालते हैं वो सारा बाइनरी की फॉर्म में जाता है, 0 और 1 की फॉर्म में। तो उसको कौन सा डाटा बोलते हैं, तो वो डाटा कहलाता है डिजिटल डाटा। डिजिटल डाटा उसको कहते हैं, बाइनरी की फॉर्म में होता है, 0 और 1 की फॉर्म में। प्रश्न नंबर 14, कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। मॉनिटर है, हम स्क्रीन में देखते हैं, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर जो हमें प्रिंट निकाल के देता है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है। लेकिन टच स्क्रीन, भाई अपने फ़ोन की जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट है। हम स्क्रीन पे जो कुछ भी डालते हैं एक किस्म से इनपुट स्क्रीन का काम करते हैं टच स्क्रीन। ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, जो रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क हैं इनको क्या बोलते हैं, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन स्टॉक करके रखते हैं। रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क, इनको क्या बोला जाता है, तो ये होती है पोर्टेबल। जो एक पोर्टेबल का मतलब ये होता है एक जगह हटाना, लगाना, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो रिमूवेबल है जिनको हम आसानी से रिमूव कर सकते हैं, तो वो होते हैं पोर्टेबल। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 है कि मार्क्स के हिसाब से तीसरा लेवल डेवलपमेंट का क्या है। पूंजीवाद, समाजवाद, दास या फिर सामंतवाद, तो वो है फ्यूडलिज्म। मार्क्स ने जो स्टेटमेंट दी थी उसके हिसाब से जो विकास का जो तीसरा स्टेज है वो है फ्यूडलिज्म। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। प्रश्न नंबर 17 है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी और जो दूसरी है साम्यवादी, उन दोनों का मिश्रित है भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत के अंदर मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। प्रश्न नंबर 18 है कि केंद्रीय यांत्रिकी यानी कि सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और यह है दुर्गापुर के अंदर। देखो दुर्गापुर भिलाई, यहाँ पर जो पावर प्लांट भी लगे हुए हैं, आपको ध्यान देखना होगा, ठीक है। तो दुर्गापुर के अंदर है ये सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च, और ये कहाँ पर है, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल के अंदर है। प्रश्न नंबर 19, और अब हम यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू हो गई। अब हम हरियाणा जीके देखेंगे। क्लास की PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 टेलीग्राम चैनल का, वो ज्वाइन करो। सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर डाल रखा है। तो प्रश्न नंबर 19 हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है कि कौन सा हरियाणा का 22वां जिला बना। 21वां बना था पलवल, 22वां बना चरखी दादरी। कब बना था ये, 1 दिसंबर 2016 को। 2016 में चरखी दादरी बना था और 21वां बना था पलवल। 2000 तकरीबन 8-9 के आसपास बना था पलवल। प्रश्न नंबर 20 है, महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था। तो लड़ा गया था कुरुक्षेत्र में। अब बम्बई भी नहीं आएगा, जलियांवाला बाग, दिल्ली, ये जीतसर नहीं आएगा, ये आएगा ज्योतिसर। क्या आएगा, ज्योतिसर। ज्योतिसर कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो महाभारत का युद्ध लड़ा गया था कुरुक्षेत्र ज्योतिसर के अंदर। प्रश्न नंबर 21 है कि कौन सा पेड़ हरियाणा का सबसे प्रमुख रूप से पाया जाने वाला पेड़ है। तो हरियाणा में जो पेड़ पाया जाता है वो है पीपल, फाइकस रिलीजियोसा। पीपल, इसका ये साइंटिफिक नाम दिया है, याद रख लेना, पेपर के अंदर यही नाम छपेगा, चाहे किसी भी पेपर कोड के अंदर आओ, ये नाम फाइकस रिलीजियोसा पीपल का मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, पहले पूछा गया कि CID का जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है। जीरकपुर, चंडीगढ़, पंचकुला, गुड़गांव, तो वो है पंचकुला के अंदर। CID का जो ट्रेनिंग स्कूल है वो कहाँ पर है, पंचकुला के अंदर है। प्रश्न नंबर 23 है कि खोड़िया कब किया जाता है। तो खोड़िया होता है जैसे लड़के की शादी होती है ना, जैसे वो बारात निकलती है उसके बाद उसके घर पे किया जाता है खोड़िया नृत्य। लड़के की शादी पर होता है, ये भी ध्यान रखना, लड़के की शादी पर।
प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से सभी मुक्केबाज है सिवाय, देखो विजेंद्र सिंह मुक्केबाज हैं, मनोज कुमार मुक्केबाज रह चुके हैं, भिवानी से हैं दोनों के दोनों, विकास यादव हैं और एक है मनोज कुमार, तो विकास यादव भी मुक्केबाज हैं, लेकिन मनोज रावत है जो मुक्केबाज नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाए क्वेश्चन नंबर 25 का, 24 का। प्रश्न नंबर 25 दिया कि हरियाणा की जीडीपी पंजाब की से कम है और हरियाणा की जीएसडीपी राजस्थान से कम है। देखो पहले के डाटा के हिसाब से पंजाब की ज़्यादा थी, लेकिन अब हरियाणा की ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए कथन एक गलत है। हरियाणा की जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो अब पंजाब से ज़्यादा है हरियाणा की। राजस्थान के लगभग बराबर है, लेकिन कह सकते कि हरियाणा की ओवरऑल बात करें तो पंजाब और राजस्थान दोनों से ज़्यादा है 2025 के हिसाब से। ठीक है, हरियाणा की जीएसडीपी जो 2025-26 के हिसाब से पंजाब और राजस्थान दोनों से ही ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 दिया कि हरियाणा राज्य के किस चुनाव में पहली बार वीवीपैट का उपयोग किया गया था। वोटर वेरीफाइड जो इलेक्शंस होते जो, वो किस इलेक्शन में यूज किए गए थे वीवीपैट मशीन का। पंचायत चुनाव 2019, नगर निगम चुनाव 2018, विधानसभा चुनाव ये हुए थे जींद बाईपास इलेक्शन के अंदर। जींद बाईपास इलेक्शन हुए थे 2019 के अंदर, उसके अंदर वीवीपैट का यूज किया गया था। जींद बाईपास इलेक्शन के अंदर, ठीक है, 2019 के हुए थे, उसमें जो है वीवीपैट का सबसे पहले यूज किया गया था। अगर बात करें ईवीएम की, ईवीएम सबसे पहले 1982 में यूज की थी, कहाँ पर, केरल राज्य के अंदर। और वीवीपैट की बात करें, ये 2013 में नागालैंड के अंदर वीवीपैट का यूज़ किया गया था। ठीक है, ईवीएम करी गई थी केरला के अंदर और वीवीपैट 2013 में नागालैंड के अंदर पहली बार इलेक्शन हुए थे इन पे। दोनों ध्यान रखनी है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। प्रश्न नंबर 27 है कि 2011 के सबसे खराब जो लिंग अनुपात, सही बात किसका था, हरियाणा का। कितना था, 878 879 के तकरीबन था। सबसे खराब लिंग अनुपात 2011 की जनगणना के हिसाब से हरियाणा का था, ध्यान रखना, 870 से 880 के बीच का। प्रश्न नंबर 28 है कि हर्षवर्धन थानेसर का शासन कब से कब तक किया। तो इसने करा था 606 से 47 तक, 606 से लेकर 647। थानेसर से अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी इसने, कन्नौज बनाई थी हर्षवर्धन ने। थानेसर का राजा कब बना था, अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो ये है हर्षवर्धन कन्नौज का राजा बना था, ना सॉरी थानेसर का। इसके बाद इसने राजधानी थानेसर से अपनी राजधानी कन्नौज लेके गया था। लगभग 40 साल इसने शासन करा था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन को हराया किसने था, पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हरा दिया था, ये भी ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 32 है, सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था। तो ये करा था सूरजपाल तोमर, तोमर वंश का शासक था सूरजपाल। पहले 10वीं सेंचुरी में इसका ये निर्माण करवाया था। 10वीं सेंचुरी में सूरजकुंड का निर्माण करवाया था सूरजपाल तोमर ने। तोमर वंश का ये शासक था। फरीदाबाद के अंदर है। फरवरी माह के पहले सप्ताह में यहाँ पर मेला लगता है, सूरजकुंड मेला। प्रश्न नंबर 30 काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। विभाजन के पश्चात पंजाब का पूर्वी न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया था। यानी कि 1947 की बात हो रही है, 15 अगस्त 1947। इससे पहले जो हाई कोर्ट था वो था लाहौर के अंदर, लेकिन जैसे ही विभाजन हो गया तो लाहौर वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया। तो इंडिया का जो पूर्वी पंजाब था इसका हिस्सा ये न्यायालय बनाया गया था शिमला के अंदर। शिमला के अंदर ये स्टार्ट में हाई कोर्ट बैठाया गया था। उसके बाद 1955 में इसको उठाकर चंडीगढ़ ले आए थे। ठीक है, जब शुरू में विभाजन हुआ 1947 में, तब तो था शिमला। और चंडीगढ़ में कब आ गया था शिमला से, ये आ गया था 1955 के अंदर। प्रश्न नंबर 31, लाखन माजरा गांव में कौन सा गुरुद्वारा है। तो ये है गुरुद्वारा मंजी साहिब। गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ पर है, लाखन माजरा के अंदर है ये। जो छठे गुरु थे गुरु तेग बहादुर, उनके याद में है ये। गुरु तेग बहादुर यहाँ पर रुके थे एक बार। मंजी साहिब गुरुद्वारा लाखन माजरा के अंदर है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है, मोतीलाल नेहरू जो स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ है। ये राड नहीं आएगा, ये आएगा राई सोनीपत के अंदर है। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राई सोनीपत के अंदर है ये। प्रश्न नंबर 33 है, पंचकुला कब जिला बना था। तो पंचकुला बना था 1995 के अंदर। पंचकुला कब बना था, 1995 के अंदर। प्रश्न नंबर 34 है कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में क्या चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। टिन, डेमोलाइट, फेल्डस्पेर, ये पाया जाता स्लेट। स्लेट जो है वो गुड़गांव, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, इन तीनों जगह पर काफ़ी अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव। कॉपर कहाँ पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है महेंद्रगढ़ के अंदर, ध्यान रखना, कॉपर महेंद्रगढ़ के अंदर।
प्रश्न नंबर 35 है, महेंद्रगढ़ जिले के सुरेंद्र शर्मा हरियाणवी खालिस्तान अच्छा योगदान दिया है। सुरेंद्र शर्मा, आपने इनकी कॉमेडी सुनी होगी। कौन है ये? एक कॉमेडियन है ये। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा से है ये, ठीक है। एक हास्य कविता जो कॉमिक पोएम है ये सुनाते हैं ये। देखा होगा इनके बाल से उड़ रहे हैं, आपने कई बार ध्यान से देखा होगा। बड़ी सी उम्र के, लगभग 50 साल के तकरीबन के। प्रश्न नंबर 36 है कि एशिया का सबसे बड़ा होलसेल कपड़ों का बाजार कहाँ है? तो वो है सौरी बाजार। सौरी बाजार। और कहाँ पर है ये? किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये? रोहतक के अंदर है। सौरी मार्केट रोहतक एशिया का सबसे बड़ा जो होलसेल का मार्केट है कपड़ों का, वो। प्रश्न नंबर 37 है कि बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष बनवाया गया था? तो बल्लभगढ़ का किला बना था 1739 में। 1739 में किसने बनवाया था? जो राजा बालराम थे उन्होंने। राजा बलराम सिंह ने ये बनवाया था 1739 में। इसका दूसरा नाम क्या है? नाहर सिंह का किला। नाहर सिंह का किला, ये भी इसका नाम है। बल्लभगढ़ किले का नाम है नाहर सिंह किला। 1739 में ये बनाया था बलराम सिंह ने। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा में लोहे के पाइप सबसे अधिक कहाँ बनते हैं? तो लोहे के पाइप सबसे अधिक बनते हैं हिसार के अंदर। सबसे ज़्यादा लोहे के पाइप कहाँ बनते हैं? हिसार डिस्ट्रिक्ट में। फरीदाबाद में किस चीज़ की फैक्ट्री है? रबड़ की भी है, रेफ्रिजरेटर की भी, ट्रैक्टर की भी। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। रबड़, रेफ्रिजरेटर और ट्रैक्टर। प्रश्न नंबर 40 है कि हरियाणा का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला फरीदाबाद कितना क्षेत्रफल फरीदाबाद का? तो वो है लगभग 740 से 742 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा फरीदाबाद के जो एरिया है उसके बारे में, ठीक है। 40% पूरे हरियाणा जी के पूरी हो गई। क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900, ज्वाइन कर लेना। प्रैक्टिस सेट नंबर 61 हम करने लग रहे हैं। जीके पूरी हो गई। अब हम इंग्लिश के प्रश्न देखेंगे। इंग्लिश का क्वेश्चन है पहला, और इसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। सेंटेंस दिया है ऑफ, कंसर्निंग और कंसिस्टिंग ऑफ मनी। इसका आपको बताना है क्या होता है। यह है कि धन से संबंधित, कहने का मतलब है कि कंसर्निंग और कंसिस्टिंग ऑफ धन से संबंधित क्या होता है? पैक्यूलेट, पैक्टोरल, पैक्यूलरी या पैक्यूनियरी। तो धन से संबंधित जो बोलते हैं वो होता है पैक्यूनियरी। ऑप्शन डी ध्यान रखना है। पैक्यूनियरी होता है धन संबंधी, आर्थिक संबंधी, ठीक है। पैक्यूलेट का मतलब क्या? घपला करना, गबन करना, ठीक है, घपलेबाजी करना, वो। पैक्यूलरली इसका मतलब क्या है? विचित्र ढंग से। इसका मतलब क्या होता है? विचित्र ढंग से, ठीक है। और पैक्टोरल इसका मतलब होता है कवच। पैक्टोरल मतलब कवच। तो पैक्यूलरी जो है ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें भी वन वर्ड बताना है। वन हु इज कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ हैंड, जो दोनों हाथों से काम कर सकता है, तो वो होगा एम्बीडेक्स्ट्रियस। एम्बीडेक्स्ट्रियस उसको कहते हैं जो दोनों हाथों से काम कर सकता है। टीटोटलर कौन होता है? जो दारू को मना कर दे, दारू ना पीने वाला, मद निषेधी बोलते हैं। दारू पीने वाला तो शराबी हो गया, दारू ना पिए उसको बोलते हैं टीटोटलर इंग्लिश के अंदर, ठीक है। इंट्रेपिड क्या होता है? इंट्रेपिड होता है निडर, निडर। और पेरियोडोंटिस्ट क्या होता है ये? तो ये होता है मसूडे जो होते हैं ना हमारे दांत के, वो डॉक्टर। देखो डेंटिस्ट इसके अंदर भावना आ रही है। पेरियोडेंटिस्ट होता है मसूडों का डॉक्टर, मसूडों का डॉक्टर। और ये होता है मद निषेधी, जो दारू ना पिए, ठीक है, जो धूम्रपान ना करे, वो होता है मद निषेधी, टीटोटलर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा एम्बीडेक्स्ट्रियस, जो दोनों हाथों से यूज कर सके। 43 है, और इसमें आपको इडियम बताना है। ये दिया है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, भाई जितना हम चबा सके उससे ज़्यादा खा लेना मुंह में। इसका मतलब क्या हो गया? भाई ब्योत से ज़्यादा करना काम। टेक ऑन ए प्रोजेक्ट दैट यू कैन नॉट फिनिश, ऐसा काम ले लेना जो आपके बस की बात नहीं है। समझ, जितना खाया जाए, जितना चबाया जाए उतना ही मुंह में लेना, लेकिन इसने तो ये नहीं मुंह भर लिया एकदम से, वो वाली बात है। ज़रूरत से ज़्यादा ले लेना। 44 में भी आपको इडियम फिलअप करना है। इसमें इडियम फिलअप करना फिल इन द ब्लैंक के अंदर। आई ब्लैंक आफ्टर ए गुड वॉक अलोंग द बीच, द सी एयर रियली स्टिमुलेट्स माई एपेटाइट। अब इसमें क्या आएगा? इडियम है इसमें। ईट लाइक ए बर्ड, हैव ए फुल प्लेट, ईट हम्बल पाई और ईट लाइक ए हॉर्स। तो ये होता है ईट लाइक ए हॉर्स, घोड़े की तरह खाना, कहने का मतलब ये है अच्छी तरह से खाना। ये कह रहा है कि जैसे मैं सुबह घूम फिर के आता हूँ उसके बाद मैं अच्छा ब्रेकफास्ट करता हूँ। ईट लाइक ए हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त खाना, अच्छे से। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। 4 में से 3 गलत है, 1 सही है, तो सही कौन सी है वो बतानी है। करेक्ट स्पेलिंग आपको बतानी है इसमें से। तो डिस्कशन देखो डबल एस आएगा इसमें से। एडजॉन सही है, एडजॉन की स्पेलिंग जो दी गई है वो बिल्कुल सही दी गई है। एडजॉन का मतलब क्या होता है, स्थगित करना। मीटिंग एडजॉन कर दी, मीटिंग स्थगित कर दी है। एडजॉन मतलब पोस्टपोन कर देना, ठीक है, स्थगित कर देना चीज़ आगे के लिए। बाकी ये प्रोसीडिंग में भी गलत है, डबल सी आएगा यहाँ पर। सस्पिटिशन भी गलत है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 46 में रॉन्ग स्पेलिंग बतानी है। कौन सी स्पेलिंग गलत है? क्यू मतलब लाइन जो लगती है वो। क्योट ये भी बिल्कुल सही है। रिक्वायर भी सही है। एक्वायर, एक्वायर की क्या स्पेलिंग आएगी? ACQUIRE, डबल सी इसमें नहीं आएगा। ऑप्शन डी की जो स्पेलिंग है वो गलत इसमें दी गई है क्वेश्चन नंबर 46 के अंदर। आगे है क्वेश्चन नंबर 47 और इसमें आपको बताना है ग्रामेटिकल एरर। किस पोर्शन के अंदर एरर है वो बताना है। आई एम स्टेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, एम आई। देखो आई एम दे रखा है, इसका इन्वर्जन बनाना है, तो यहाँ पर एम आई नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा एम नॉट आई, जो एमेंट बोलते हैं ना, AMN एमेंट आई। इन्वर्जन में अगर यहाँ पर पॉजिटिव है तो लास्ट में नेगेटिव सेंटेंस आएगा, अगर यहाँ पर नेगेटिव हो तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा आर एंड आई, एम एंड आई खैर कुछ होता नहीं है, तो यहाँ पर आएगा आर एंड आई, ठीक है। आई एम स्टेबली ड्रेस्ड फॉर द ओकेजन, आर एंड आई। तो जो एम आई दे रखा लास्ट वाला ऑप्शन बी के अंदर, इसमें एरर है। आर एंड आई ये क्वेश्चन टैग बोलते हैं, जो हम क्वेश्चन टैग जो करते हैं वो वाले हैं ये, ठीक है। क्वेश्चन टैग से पर्सन जरूर आएगा इंग्लिश के अंदर। SSC वाले बच्चों को तो पता है, बिल्कुल आता है क्वेश्चन टैग का। क्वेश्चन नंबर 48 है, यहाँ भी ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है क्या है। देयर विल प्रोबेबली बी ए लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर, फिर वही क्वेश्चन टैग का है। देयर विल बी प्रोबेबली ए लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स, विल देयर नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? वॉन्ट देयर, क्या आएगा? वॉन्ट देयर। विल का क्या आएगा? वॉन्ट देयर या विल नॉट देयर। ऑप्शन सी के अंदर एरर है। क्वेश्चन नंबर 49 है और ये सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का ही दिया है, और ये है हैड ग्रोन क्विट टॉलर, कहाँ पर है ये? ऑप्शन जो लास्ट वाला, इसमें बताना है कि भाई सही है या कुछ करेक्शन चाहिए। लवन्या वाज हैप्पी टू सी दैट द ट्री दे हैड प्लांटेड द प्रीवियस ईयर हैज़ ग्रो क्विट टॉलर। देखो हैज ठीक है, ग्रो के इसके साथ आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ ग्रोन क्विट टॉलर, लेकिन इसमें पास्ट की बात हो रही है तो हैड आएगा। अगर यहाँ पर ई जाता तो है जाता, वाज है तो यहाँ पे हैड आएगा, हैड ग्रोन। अब देखो हैड ग्रोन, ये तो ऑप्शन सी हट गया, ऑप्शन ए हट गया। हैड ग्रोन, क्विट, टाल आएगा, टालस्ट आएगा। टालस्ट तो जब होता जब उसने 10 पेड़ लगाए, उसमें से एक पेड़ बड़ा हो जाता, तो ये आएगा क्विट टाल, ठीक है। उसने जो पिछली बार जो पेड़ लगाया था, एक ही पेड़ की बात हो रही थी, ट्री जो एक पेड़ लगाया था वो बड़ा हो चुका है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 50 भी सेम है, इसमें बताना है कि इफ़ ही डजंट रीच द स्टेशन इन टाइम ही वुड श्योर मिस द ट्रेन। तो ये बताना है वुड श्योर मिस की जगह क्या आएगा, तो सीधी सी बात है श्योर की जगह क्या आएगा? श्योरली, ठीक है। प्रेजेंट की बात हो तो वुड की जगह क्या आएगा? विल, श्योर की जगह क्या आएगा? श्योरली, ही विल श्योरली मिस द ट्रेन, ठीक है। विल श्योरली इसके अंदर आएगा, और ये कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी के अंदर, विल श्योरली मिस द ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें एंटोनियम बताना फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब क्या होता है? व्यर्थ जाना। फ्यूटाइल का मतलब बंजर, व्यर्थ, फ्रूटलेस। अगर इसका सिनोनियम पूछते ना तो ये हो जाता फ्रूटलेस, सिनोनियम इसका फ्रूटलेस, लेकिन इसने पूछा एंटोनियम तो होता है यूजफुल। इसके ये बाकी जो तीनों है ना, ये तीनों सिनोनियम दिए हैं इसके, फ्यूटाइल के, फ्रूटलेस, यूजलेस, वेन मतलब व्यर्थ जाना। एंटोनियम क्या हो जाएगा? यूजफुल। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। 52 में आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द मिड डे मील प्रोग्राम ब्लैंक हेल्प इंक्रीज द एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस ऑफ पुअर चिल्ड्रन इन द स्कूल। जो मिड डे मील जो प्रोग्राम है उसने जो बच्चों की जनसंख्या स्कूल में संख्या बढ़ा दी है एडमिशन की, गरीब बच्चों की। तो इसमें क्या आएगा? हैज, क्योंकि ये प्रोग्राम अभी चल रहा है, बंद नहीं हुआ है, तो इसने हेल्प करी है, हैज हेल्प्ड। क्वेश्चन नंबर 53 में फिल इन द ब्लैंक है। ब्लैंक मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज, अदर लिविंग्स इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स। इसमें क्या आएगा? तो यहां पर आएगा वाइल। सिचुएशन बता रहा है कि जबकि,
जबकि गाँव के अंदर बहुत सारे, शहरों के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन जो दूसरे शहर के दूसरी साइड जो लोग रहते हैं वो ही फसल उगाते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाहिल समय का अनुभव कराएगा जबकि। ठीक है, 54 और 55 की क्लोज टेस्ट है, अब ये खुद से कर लेना है। ठीक है, 55 के अंदर जाएगा सिग्निफिकेंट और 54 के अंदर आएगा डिफिकल्ट। अब है प्रश्न नंबर 56 और यहाँ से हम हरियाणा के हिंदी के प्रश्न करेंगे। 15 प्रश्न अब हम हिंदी भाषा के करने वाले हैं, हिंदी के 15 प्रश्न लगातार देखेंगे। प्रश्न नंबर 56 है, प्रतिदिन में समास बताओ। अच्छा, क्रिया विशेषण बताना है। समास होता है अव्ययभावी समास, इसमें क्रिया विशेषण पूछा कौन सा है, तो कौन सी भावना है, प्रतिदिन, डेली, काल का बोध करा रहा है, समय का, तो कौन सा हो जाएगा, एक कालवाचक क्रिया विशेषण। प्रश्न नंबर 57 है, पुल्लिंग शब्द बताओ, सरसों, सारस, मकई या मूंग। तो हमने करा था ये मूंग क्या है, इसमें पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी मूंग। प्रश्न नंबर 58 दिया है, कारक बताएं, वह घर में ही है। में पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, में पर, ये किसका है, अधिकरण कारक का। में पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है, अधिकरण कारक का। ठीक है, करण से के द्वारा, कर्म को, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होना, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, अधिकरण कारक। प्रश्न नंबर 59 है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो तत्सम नहीं है, गायक, नायक, शावक या उपखान। तो वो आ जाएगा उपखान, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। उपखान शब्द है जो तत्सम नहीं है। प्रश्न नंबर 60 है, वे शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, शुरू में लगता है उपसर्ग और शब्द के लास्ट में लगता है प्रत्यय। आरंभ में लगेगा उपसर्ग और अंत में लगेगा प्रत्यय लगेगा। अभिज्ञ का विलोम बताओ। अच्छा, अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम होगा अभिज्ञ, अनभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अभिज्ञ, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अनल किसका पर्यायवाची है, तो यह है आग का, आग, अग्नि, अनल, पावक। ठीक, अनल किसका है, आग, अग्नि। अनिल किसका होता, वायु का, अनिल आ जाता तो वायु आ जाता। दारू का क्या अर्थ है, शराब। दारू का क्या अर्थ होता है, शराब होता है, तो सभी का सही होगा। ठीक है, अब एक बात और सुनो दारू का, एक दारू है ये और एक दारू होती है ये, जिसके अंदर बड़े ऊ की मात्रा है वो होती है शराब और ये दारू होती है लकड़ी, ये ध्यान रखना है। देखो इसमें दारू के पीछे ऊ की मात्रा का फर्क है, ये छोटे ऊ की मात्रा है और ये बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो बड़े ऊ की मात्रा होती है शराब और छोटे ऊ की मात्रा लकड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दारू होता है लकड़ी और दारू रह के पीछे बड़े ऊ की मात्रा लगी वो होती है शराब। प्रश्न नंबर 64 है, अशुद्ध वाक्य बताओ। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। अशुद्ध वाक्य बताना है। देखो श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी, मेरे ऊपर कृपा करें, ये वाक्य गलत दिया गया है, अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या होगा, मुझ पर कृपा करें, क्या आएगा, मुझ पर कृपा करें, मेरे ऊपर नहीं होगा, मुझ पर कृपा करें। प्रश्न नंबर 65 दिया, जो कभी बूढ़ा ना हो उसको क्या बोलते हैं, तो वो होता अजर। अमर तो वो तो जो कभी मरे नहीं, जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे वो होता अमर, जो कभी बूढ़ा ना होता अजर। ये कहते हैं अजर अमर का वरदान दे दो, मतलब ना तो मैं कभी बूढ़ा हूँ, हमेशा जवान रहूँ और ना ही कभी मरूँ। ठीक है, अजर इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 66 है, सावधान का संधि विच्छेद बताओ। सावधान, सावधानी हटी सब्जी पूड़ी बटी, तो ये होता स प्लस अवधान, श प्लस अवधान, सावधान का। जलादि में कौन सा समास है, जलादि में जल को धारण किया हुआ, जलादि क्या होता है, जल को धारण किया हुआ, धारण किया हुआ, ये किसका पर्यायवाची है, कमल का पर्यायवाची है जलादि। तो इसको किसको कहते हैं, मतलब इसमें समास पूछा है, कौन सा समास इसमें आएगा, तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 68 है, इच्छावाचक वाक्य कौन सा है। मोहन कल आएगा, ये संभावना का, कल कौन आया था, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आपकी यात्रा, वह घर पहुंच गया होगा, आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये इसकी इच्छा दर्शाएगा कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ये मेरी इच्छा है। समझ गए, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 68 का। प्रश्न नंबर 69 है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। देखो ध्यान से पढ़ो, कोमा का फर्क है, एक ही वाक्य दिखाई दे रहा है आपको। देखो
राम हृदय जाके नहीं, जिसके हृदय में राम नहीं होता उनका विपत्ति आती है। राम हृदय जाके, जिसके राम हृदय में राम है, नहीं विपत्ति सुमंगलता ही, उनका विपत्ति कुछ नहीं कर सकती। कोमा का फर्क है, यहाँ पे नहीं के बाद कोमा और इसमें जाके के बाद कोमा है। तो जैसे रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ठीक है, वैसे ही है ये। तो इसमें कौन सा जो अलंकार है तो अनुप्रास ही। कौन सा अनुप्रास है इसके अंदर? तो वो है लोटानुप्रास। लोटानुप्रास अलंकार क्या होता है? जहाँ एक ही शब्द की आवर्ती हो, एक ही अर्थ में, लेकिन तात्पर्य बदल जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर छेक का अनुप्रास होता तो अनेक व्यंजन होता और एक आवर्ती बार बार होती, लगातार 2 बार एक ही शब्द आता राम राम करके, वो छेक का अनुप्रास होता। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 70 है, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ बताओ। अरण्य रोदन, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ बताना है आपको, क्या होगा? तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है निरर्थक, बेफालतू का, जिस पर कोई ध्यान ना दे, ठीक है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाए, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ये 70% हो गए इंग्लिश और हिंदी पूरी। अब 15 सवाल गणित के, 15 रीजनिंग के आएंगे। सवाल नंबर 71 से गणित शुरू होगा। अब सवाल नंबर 71 गणित का पहला सवाल इसमें दिया है, दो संख्याओं का अंतर 5 है, उनका गुणनफल 336 है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ बताओ। x माइनस वाई दो संख्याएं मान ली, अंतर है 5, गुणनफल यानी कि x गुणा वाई दे दिया 336, बताना क्या है? x प्लस वाई, ये बताना है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, x माइनस वाई दे दिया, x वाई दे दिया, तो x माइनस वाई का स्क्वायर निकाल लो। x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, ठीक है। तो x माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो 2 और xy कितना हो गया? 336। इसका डबल करेंगे तो कितना आएगा? 672। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 672 में 25 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 7 9 6, 697 बन जाएगा। अब x प्लस वाई निकालना है तो इसका स्क्वायर कर दो। x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आएगा? 697। 2xy करेंगे कितना होता है? 672। ये जोड़ दो, ठीक है। 697 जमा 672 जोड़ोगे, ये आएगा 1369। 1369 और इसका रूट निकाल दो x प्लस वाई निकालने के लिए। 1369 का रूट कितना आएगा? 37। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। पहले हमें निकालना है x माइनस वाई का स्क्वायर इस फार्मूला से, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आ जाएगा। फिर हमें निकालना है एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। xy हमें दे रखा है, ये इसका मान यहाँ पे रख देंगे। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर आ जाएगा, उसका रूट ले देंगे तो 37 उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 72 दिया है कि एक संख्या का वर्ग उसकी संख्या के दुगने से 3 अधिक है। देखो संख्या है x, इसका स्क्वायर इसके दुगने से 3 अधिक है। एक्स स्क्वायर क्या है? इसके दुगने से 3 फालतू है। ये एक्स स्क्वायर है जो इसका डबल जो था 2x था, इससे 3 फालतू है। तो संख्या बताओ क्या आएगी? या तो ऑप्शन पुट करके देख लो, या फिर ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर ये इधर आ जाएगा तो -2x माइनस 3 बराबर 0। इसके फैक्टर बना लो फिर। तो इसके फैक्टर जो बनेंगे वो 2 बनेंगे। एक तो बनेगा भाई, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 बराबर 0। तो फैक्टर बनेंगे x प्लस 3 और एक बनेगा x प्लस 1 करके, ठीक है। x माइनस 3 और x प्लस 1। x माइनस 3 सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा 3 और x प्लस 1 करेंगे तो -1, यानी कि संख्या क्या आएगी? -1 और 3, ऑप्शन डी वाली, ठीक है। सीधा सा जो फैक्टर बनेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 2x जमा 3 दे रखा है, तो ऑप्शन पुट करके देख लो, या फिर इसको भिन्न को सोल्व कर लो। ये भिन्न बनेगी, इसको सोल्व कर लो, ये जो ठीक है जो इक्वेशन समीकरण बनेगी उसको। सवाल नंबर 73 है कि जब किसी भिन्न का 1/3 घटाया जाए तो 1/12 बचता है। भिन्न थी मान लो x, इसमें से 1/3 घटा दिया तो कितना बचेगा? 1/12, ये बच गया। अच्छा 1/3 से घटाया गया, सॉरी इसमें उल्टा लिख रखा है, यानी कि 1/3 में से वो भिन्न घटा दिया हमें, तो कितना बच गया? 1/12। ये है। एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, खाली x/y मत मानना, कन्फ्यूज हो जाओ, खाली x मान लो भिन्न, बस x उधर चला जाएगा तो 1/3 माइनस 1/12 बराबर x। तो ये कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12, 4 माइनस 1 यानी कि 3/12, कितना बचेगा? 1/4। तो भिन्न कितनी आ जाएगी? 1/4, ऑप्शन बी।
97 गुणा 97 ये बताना है 97 का स्क्वायर कितना होता है। तो 97 का स्क्वायर होता है 9409। 9409 ये इसका स्क्वायर होता है। ठीक है। सवाल नंबर 75 दिया है, वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या बताओ जो 2, 3, 4, 6 से पूर्णतः भाग होती हो। ऐसे सवाल को सीधा ऑप्शन से पुट कर लेना भाई, ऐसे सवाल को सीधा ऑप्शन से सोल्व करने की कोशिश कर लेना। बाकी देखो इसमें से सबसे छोटी पूछी है, सबसे छोटी इसमें 216। 216 का देखो 2 से तो भाग होएगी, 4 से भाग होने के लिए लास्ट के 2 अंक होने चाहिए, हो गए भाग। 3 से भाग होएगी, 6 3 3 से भाग होएगी, 6 का तो ये क्यू भी है, 216 6 का तो क्यू भी है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन से नहीं करना चाहते तो इसका एलसीएम ले लो। 2 3 4 6 का एलसीएम कितना आएगा 12। अच्छा इसके एलसीएम कैसे आएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये इसके फैक्टर बनेंगे। हमें इनका क्यूब बना लो भाई, पूर्ण घन संख्या पूछे तो इसमें कितना 2 चाहिए, 1 2 ऐड होगा और 2 3 ऐड करने हैं, तो ये तो इसका पूर्ण क्यूब बनेगा। 3 2 गुणा 3 3 216 ही बनेगा। प्रश्न नंबर 76 के एक वर्ग की भुजा 30% बढ़ा क्षेत्रफल। देखो 2 तरीके हैं, पहला तो सीधा यही है x + y + xy 100, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। 30 बढ़ गई, जो बढ़े वो प्लस में, जो घटे वो माइनस में। 30 गुणा 30/100, 30 और 30 60, और ये कितना बनेगा ऊपर 900/100, 2 0 से 2 0, 60 जमा 9 69। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। x + y + xy 100, कोई बढ़े तो प्लस में, घटे तो माइनस में। और ये फार्मूला तब होता है जो डिस्काउंट भी आते हैं तो लगातार, पहले 10% का डिस्काउंट फिर 20% का, तो -10 -20 गुणा -10 गुणा -20/100 ऐसे करते हैं। दूसरा तरीका भुजा मान ली 100, तो नई भुजा कितनी हो जाएगी 130। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका भुजा स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 169 के बाद 2 0, अंतर कितना आएगा 69, तो 69% हो जाएगा। कैसे भी कर लो आप। जैसे ये है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 15%, चौड़ाई घट गई, तो x ये मान लिया, ये y मान लिया, तो x + y, प्लस का मान कितना है y का मान कितना -20, तो यहाँ पे आ जाएगा -20 प्लस x गुणा y कितना है -20/100। 15 में से 20 के बाद कितना बच गया -5, ये गुणा करें कितना आएगा माइनस, भाई प्लस और माइनस गुणा तो माइनस आएगा, 15 दूनी 30 कितना आएगा -300/100, 0 से 0 कट जाएगी 2, -5 -3 कितना हो गया 8%, माइनस का 8% मतलब 8% की कमी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। पहला तरीका तो है ये। दूसरा वो ये लंबाई मान ली 100, चौड़ाई मान ली 100, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 10,000, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब लंबाई 15 बढ़ गई तो लंबाई हो गई 115, चौड़ाई 20 कम हो गई, चौड़ाई हो गई 80। 115 को 8 से गुणा कर दो, 15 × 15 15 120, 8 ये 820 बचेगा, 8200, 10,000 में से 82 हो गए तो कितना बच गया। ठीक है 8% का आंसर आ जाएगा, चेक कर लेना। ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 78 दिया है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के हैं। 15 का CP बराबर 12 का SP, तो CP/SP निकालें कितना आएगा 12/15, यानी कि 12 की चीज़ 15 में बेच दी, CP 12 SP 15, तो कितने रुपए का फायदा हो गया 3 का, कितने पर 12 पे, 3/12, भाई क्रय मूल्य तो रखते नीचे, 3/12 कितना होगा 1/4, यानी कि 25% लाभ। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 78 का। ठीक है। सवाल नंबर 79 है, ये है रमन ने 9 साल के लिए साधारण ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया। 2 साल के लिए 6% दर, अगले 3 साल के लिए 9% दर और बाकी के लिए 14% दर उधार ली थी, तो टोटल कितनी रकम उधार ली थी। देखो 2 साल के लिए 6% की दर प्लस 3 साल के लिए 9% की दर, कितने साल हो गए 5 साल, टोटल साल कितने लिए थे इसने 9 साल के लिए, 4 साल के लिए बच गए, 4 साल के लिए 14%, कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 9 तिया 27 और 14 चौक 56, 12 27 और 56, इसको जोड़ लो, 12 27 और 56 जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 95 बनेगा। ठीक है, तो यानी कि टोटल जो टाइम पीरियड दर वगैरह गुणा करके बन गया 95, तो मूलधन का 95% जो है 95/100 कितना हो गया ये 13,300, ये ब्याज आ गया। तो मूलधन निकालना है तो इसको 95 से भाग करके 100 से गुणा कर दो, तो ये कट जाएगा 14 पे, तो ये आ जाएगा 14,000, मूलधन कितना आ जाएगा 14,000, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। दूसरा तरीका है, पहले मान लिया मूलधन दे रखा है, मूलधन x सभी में कॉमन रहेगा, दर 6 समय 2/100, जहाँ मूलधन सेम था, गुणा दर 9 समय/100, तीसरे में दर समय 100, ऐसे कर लो बराबर इसके 13,300 के बाद बराबर ही आनी है। ठीक है, x वैसे ही निकलेगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा।
सवाल नंबर 80 दिया है, एक नल 25 मिनट में भरता है, दूसरा 50 में खाली करता है, दोनों एक साथ खोल दिया। 25 भरेगा और -50 का मतलब ये खाली करेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 50, 25 दूनी 50, 50 एकम 50। एक साथ दोनों खोलेंगे तो दोनों क्षमता जोड़ हो जाएगा, 2 - 1 कितना बचेगा 1। तो कितनी देर में टंक भरेगा 50 मिनट के अंदर। ठीक है, टैंकी कितनी देर में भरेगी 50 मिनट के अंदर भरेगी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 81 दिया है कि अमित और राम मिलकर 1300 रुपये हैं इनके पास। अमित ने 500 लेने पर अमित के पास वही राशि होगी जो राम के पास पहले थी। अमित और राम के पास जो शुरू में राशि थी उसका अनुपात बताओ। कहने का मतलब दोनों के पास टोटल 1300 रुपये थे। अमित के पास मान लो x रुपये था, तो राम के पास कितना हो गया 1300 - x था, टोटल 1300। अमित से 500 रुपये लेने पर अब अमित के पास वही राशि बचेगी जो राम के पास पहले थी, ये कहा है इसने। यानी कि अमित से 500 रुपये ले लिए। देखो मान के चलो भाई पहले राम के पास x रुपये थे, तो अमित के पास अब 500 फालतू ही तो है। अगर ये 500 रुपये दे देगा किसी को तभी तो इनकी राशि बराबर होगी, x तभी तो बचेगी। इसका मतलब इसके पास 500 रुपये फालतू है। इसने क्या कहा कि जो अमित की जो राशि है और जो इसकी राशि है 1300 रुपये है, ये है सीधा सा, कोई सवाल ही नहीं आगे। 2x बराबर कितना बचेगा 2x बचेगा 800, x के वहाँ आ जाएगा 400, तो इसके पास कितनी बचेगी 400। तो इसके पास 400 + 500 900। अनुपात पूछा 9:4। सीधा सा है भाई, दोनों की राशि दे रखी टोटल 1300। अमित से 500 रुपये लेने पर अमित के पास वही राशि बचेगी जो राम के पास पहले थी। यानी कि पहले राम के पास अगर x थे तो अमित के पास सीधी सी बात है 500 रुपये फालतू थे। अब इसने कहा कि अगर हम अपने 500 रुपये हटा दे तो दोनों के पास बराबर राशि बचेगी जो पहले थी वो। ठीक है, ऐसे करके ये 1300 के बराबर दे रखी है। सवाल नंबर 82 है कि 8 के पहले 20 गुणकों का एवरेज बताओ। निकालना मत भाई 8, 16, 24 जोड़ो 160 तक, ऐसे मत करो। सम संख्याओं का है तो बीच की संख्या प्लस उससे अगली संख्या बटे 2, यानी कि 10वें और 11वें नंबर की संख्या। 10वीं है 80, 11वीं बनेगी 88। इनका एवरेज निकालना है 168 बटे 2। 168 बटे 2 कितना होता है 84। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। पिछले पेपर में ये 7 का पूछा था, ये पूछा 8 का। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। सवाल नंबर 83 दिया कि एक नाव में गति की विपरीत, देखो धारा, नाव की चाल x, धारा की y, x - y दे दिया 40। ठीक है, और स्थिर जल में 55 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में है 55 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि x। अच्छा, नाव की चाल तो दे रखी है, तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी। अच्छा, देखो भाई, धारा के विपरीत दिशा में 40 और बोट की स्पीड दे दी 55। बोट की स्पीड दे दी 55, जो हम x मानते हैं ना, वो 55 दे दी। 40 दे दी x - y करके, हमें y का मान x + y निकालना है। ठीक है, तो पहले y निकलेगा। x - y दे दिया 40, x का मान है 55, तो यहाँ से y कितना आ जाएगा 55 है ना। ये स्थिर जल में चाल है ये, तो स्थिर जल में चाल क्या होती है 1/2 धारा की चाल, धारा की विपरीत दिशा की चाल। तो ये हो जाएगा x का मान आ जाएगा, मतलब उसकी टोटल चाल आ जाएगी। देखो ये है x नाव की चाल, ये है x - y, और जो करंट है जो धारा की चाल है वो y। तो x का मान 55, x - y दे दिया 40, तो y कितना आ जाएगा x - y दे दिया 40, x का मान है 55, तो y कितना बचेगा 15। y 15 आ गया। अब हमें बताना है x + y कितना होगा धारा की दिशा में, तो 55 + 15 कितना आ जाएगा 70। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर 84 है कि PQR 3 कंटेनरों की क्षमता है 5:4:8। वे 1:4, ये 2:3 है, ये 23 नहीं 2:3 है। 1:4, 2:3 और 3:5 के अनुपात वाले दूध और पानी के मिश्रण से पूर्णतः भरे हुए हैं। यदि तीनों कंटेनर के मिश्रणों को एक साथ मिश्रित किया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आपको बताना है। कहने का मतलब देखो समझाऊं बस, एक 3 बर्तन है, एक 5 लीटर का है, एक 4 लीटर का और एक 8 लीटर का। उनके अंदर दूध और पानी अलग अलग अनुपात में, पहले वाले में तो है 1:4 में, दूसरे में है 2:3 में, और तीसरे में है 3:5 के अंदर दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। पहले में है 1:4, दूसरे में है 2:3, तीसरे में है 3:5। अब इन तीनों को एक नए बर्तन में मिलाना, तो पहले इनको अनुपात बराबर करो। ये 8 यूनिट है, ये 5 है और ये भी 5 है, तो इसको बराबर करेंगे तो इसको 8 से गुणा, इसको भी 8 से गुणा और नीचे वाले को 5 से गुणा। 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये 8 एकम 8, 8 चौक 32। दूसरे को 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24।
तीसरे को 5 से गुणा करेंगे, 5 तिया 15, 5 5 25। ये तो हो गया इनकी क्वांटिटी बराबर कर ली यहाँ से, ठीक है, अनुपात के रूप में। अब इनकी जो आयतन दे रखे, जो इनका क्षमता दे रखी है, उससे भी करो। पहले वाले के 5 है, दूसरे की 4 है, तीसरे की 8 है। इस अनुपात में है तो इसको 5 से गुणा कर दो, इसको 4 से और इसको 8 से गुणा करो, ठीक है। अब 8 अनुपात 32 है, इसको 5 से गुणा करो। 16 24 और 15 25। क्या क्या था हमारे पास? 8 32 और ये दूसरा कितना था? 16 24 और तीसरा कितना था? 15 25। ये था ना तीनों का अनुपात। अब इसको 5 से गुणा करो। किसका है ये? 8 और 32 का। तो 5 से गुणा करेंगे, 8 5 40 और 32 5 160। दूसरे को 4 से, 16 चौक 64, 24 चौक 96। तीसरे को 8 से, तो 15 8 है 120 और 25 8 है 200। ये जोड़ दो, कितना बनेगा ये? 224। ये कितना बनेगा? 200 300 400, कितना बनेगा? 0 6 6 24 चौक 96, 6 6 12 और ये कितना ना, सॉरी 9 6 15 और ये कितना बनेगा? 2 1 3 1 4। ये बनेगा 456। 224 अनुपात 456, 224 अनुपात 456। अब ये काट के देख लो, सीधा 8 से कट जाएगा। 8 24 8 दूनी 16 और 8 8 64, 8 5 40, 8 7 56, 28/56। ये रेशियो आ जाएगा ऑप्शन डी वाला, 28 अनुपात 57। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 85 आपको खुद से सोल्व करना है। इसमें क्या पूछा है लास्ट में? सभी बच्चों ने जो अंक प्राप्त करे हैं उनका एवरेज बताना है। सभी बच्चों ने जो मैथ के अंदर जो नंबर आए हैं उनका एवरेज बताना है। ये 88 65 और 72 का आपको एवरेज निकाल के इसके अंदर बताना है, सवाल नंबर 85 के अंदर। और वो एवरेज कितना आ जाएगा? वो एवरेज आ जाएगा लगभग 75, ठीक है, 75 के तकरीबन वो एवरेज इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, और यहाँ से हमारी अब रीजनिंग शुरू होगी। अब हम 15% करेंगे रीजनिंग के। इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, नॉलेज हब 7900 करके ज्वाइन कर लेना। रीजनिंग का पहला प्रश्न कथन निष्कर्ष का है। क्या मेडिकल प्रवेश परीक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? अब इसमें आपके क्या तर्क हैं? हाँ, हम बड़ी तेज़ी से व्यापक रूप से बढ़ते चिकित्सा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा क्षेत्र सुनिश्चित करनी होगी। दूसरा है कि नहीं, यह बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बच्चों को चिकित्सा से वंचित रखेगा। तो अब बताओ ये क्या आपके विचार में क्या राय है, सही है इसमें भी? हमें मेडिकल ये अनिवार्य कर देनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेडिकल के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है यो, तो बिल्कुल सही, ये हमें अनिवार्य कर देनी चाहिए, अनिवार्य कर देनी चाहिए। 87 नंबर फैमिली रिलेशन का। एक महिला को इंगित करते हुए राघव ने कहा, उसका बेटा मेरी बेटी का चाचा है। राघव ने कहा कि उस महिला का बेटा मेरी बेटी का चाचा है। तो कहने का मतलब ये दोनों बहन भाई हो गए। भाई देखो, राघव ने कहा उसका बेटा, यानी कि इस औरत का बेटा मेरी बेटी का चाचा है, यानी कि उस औरत का बेटा राघव का भाई तो लगा, मतलब ये महिला राघव की क्या हो गई? माँ हो गई। खुद पे देख लो भाई, अपनी माँ है, ये मैं हूँ, मेरी माँ का बेटा मेरा भाई हो गया, मेरी बेटी का चाचा मेरा भाई तो लगेगा, तो वो मेरी माँ बन गई। एक ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। 88 नंबर देखो, पूनी अवनी की बेटी है। अवनी की बेटी कौन है? पूनी है। अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अवनी का कोई भाई है, उसका बेटा कौन है? अमित है। अमित के पिता का पूनी से क्या संबंध है? अमित का जो पिता होगा तो वो अवनी का ही पिता, और ये उसकी नातिन हो गई, तो इसका क्या लगेगा? नाना लगेगा। अमित का, अच्छा अमित के पिता, अच्छा सॉरी अमित इसका मामा लगेगा भाई। देखो, अवनी है, अवनी की बेटी है पूनी, अवनी का कोई भाई है, उसका बेटा है अमित, ये अमित है यहाँ पे, तो अमित का पिता क्या लगेगा? अमित का पिता इसका क्या लगेगा? पूनी का, तो ये अवनी, ये इसका क्या लगेगा? मामा। मम्मी का भाई क्या लगेगा? मामा। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 88 का। 89 का है, ये सीटिंग अरेंजमेंट दे रखा है, डायरेक्शन का सवाल है ये। ऐसे बना लो पहले, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट, ठीक है। अब देखो, भास्कर डेविड के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर है। आनंद भास्कर के दक्षिण, देखो भास्कर डेविड के दाईं ओर 40 मीटर है, ये डेविड है, इसके राइट साइड में 40 मीटर की दूरी पर कौन है? भास्कर। आनंद जो हो भास्कर के दक्षिण में 60 मीटर, दक्षिण का है नीचे, यहाँ पे 60 मीटर पे कौन है? आनंद हो गया। चिन्नी जो है वो डेविड के पश्चिम में 25 मीटर दूरी पर है, डेविड का पश्चिम इधर पीछे हो गया, 25 मीटर दूरी पर कौन है? चिन्नी है।
एडवर्ड जो है वो आनंद के उत्तर में 90 मीटर, देखो आनंद का उत्तर होगा ऊपर, तो 60 मीटर तो ये हो गया, यानी कि 20 से 30 मीटर ऊपर हो जाएगा ये। कौन? एडवर्ड ई। ठीक है, 90 मीटर का मतलब ये 60 तो ये था ए से बी तक का, और ऊपर 30 और हो जाएगा। उस व्यक्ति के उत्तर पूर्व में कौन है जो भास्कर के बाईं ओर है? अब भास्कर ये है, इसके बाईं ओर कौन है? डी और सी। भास्कर के बाईं ओर डी और सी है, इसके उत्तर पूर्व में। अब इनके उत्तर पूर्व में कौन होगा? उत्तर पूर्व कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट, ये कोना वाला। ठीक है, तो इसके उत्तर कौन कौन आएगा? एडवर्ड बनेगा। ये जो ऊपर एडवर्ड आया था ना, ये 30 मीटर करके ये। ठीक है, एडवर्ड ये इनमें है उत्तर पूर्व में। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का कथन, इसका आप खुद से सोल्व कर लेना। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। 90 नंबर का जो आंसर आएगा केवल एक अनुसरण करेगा। 91 नंबर का भी आपको खुद से करना है। 92 नंबर का देखो, अब सीटिंग अरेंजमेंट का है। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन नंबर 92। देखो सवाल नंबर 92 में सीटिंग अरेंजमेंट देखो, 8 लोग बैठाने हैं ना, तो इनको आमने सामने बैठाओ। पहले इसके आमने सामने ये, इसके सामने ये बैठेगा, इसके सामने देखो 4 6 8 सम संख्या में अगर लोग बैठे तो आमने सामने बैठाना सभी को। ठीक है, पहले लाइन दे रखी है डी जो है वो ए के चौथे लेफ्ट पर, कहने का मतलब है ए और डी आमने सामने। 8 बंदों में चौथा लेफ्ट हो चाहे राइट आमने सामने बैठेंगे। ए जो है वो थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के तीसरे राइट पर, तो एम का तीसरा राइट कहाँ होगा? एम यहाँ बैठेगा तभी तो तीसरे राइट में आएगा, राइट इसका यही होगा। केंद्र की तरफ मुंह है इनका, तो राइट यही बनेगा। पी थर्ड लेफ्ट ऑफ क्यू, और क्यू दे रखा है थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, एम के थर्ड लेफ्ट में, एम का लेफ्ट इस साइड बनेगा, थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा? क्यू। और पी जो है वो क्यू के थर्ड लेफ्ट में, तो यहाँ पे पी बैठेगा, इसका थर्ड लेफ्ट यही बनेगा, क्यू का थर्ड लेफ्ट यही बनेगा, पी यहाँ बैठा है। अब आगे देखो, आर सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्लू, आर और डब्लू के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। आर सिट्स थर्ड राइट ऑफ द डब्लू, और डब्लू जो है वो सेकंड टू द राइट ऑफ बी बैठा है। डब्लू जो है वो बी के सेकंड राइट पे बैठा है। डब्लू एक के बीच में 2 का गैप और एक के बीच में 3 का गैप होना चाहिए। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको सीटिंग अरेंजमेंट बना लेनी है। इसमें पूछा इमीडिएट पर्सन कौन से 2 ऐसे हैं जो एक साथ इसमें बैठे हैं। ठीक है, इसमें यह पूछा है एक साथ कौन से 2 लोग बैठे हैं, ये आपको इसमें बताना है। यहाँ पे बी आएगा ना, यहाँ पे आर आएगा, पी, फिर ए, फिर यहाँ पे बी आएगा, फिर क्यू, और फिर यहाँ पे एच आ जाएगा। ये ऐसे सीटिंग अरेंजमेंट बनेगी, आपको सोल्व करना है इसका। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 93 आपको खुद से सोल्व करना है। 94 देखो, मैसन जो होता है वो दीवार बनाता है। ठीक है, मोची जूता बनाता है, किसान फसल उगाता है, रसोईया बावर्ची। इसमें से अलग क्या है? तो इसमें से ये रसोईया और बावर्ची तो एक ही चीज़ हो गई, बाकी तो सारा को काम दिया। किसान का काम फसल उगाना, मैसन का दीवार बनाना, तो ऑप्शन डी अलग हो जाएगा। 95 में क्या आएगा? बी टी ई की, तो बी से ई पर गए, कितने का गैप? 3 का। ई से एच पर गए, ई से एच पे गए तो 3 का गैप, तो एच से 3 जोड़ के क्या आएगा? आई जे के आएगा पहला अक्षर। टी से क्यू पर गए, कितना आ गया? 3 कम हो गया। क्यू से एन पे गए तो 3 कम हो गया। अब एन से 3 कम करके क्या आएगा? के आएगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। +3 -3 ये लगा है इसके अंदर। इसमें देख लो क्या है, 3 12, फिर क्या होगा? 3 12, 3 से 12 कैसे आएगा? 3 का स्क्वायर जमा 3 12 आएगा। ठीक है, 12 का स्क्वायर जमा 3 करो, 144, और 3 कितना आएगा? 147। 147 को स्क्वायर करके 3 जोड़ दो, फिर आएगा 21,612, तो 147 आ जाएगा। नंबर का स्क्वायर जमा में 3 कर रखा है इसके अंदर। 97 नंबर का है 12 8 का क्या रिलेशन है, इनका क्या रिलेशन है, तो इस हिसाब से 6 का क्या आएगा। ठीक है, देखो 12 और 8 28 और 16, 16 दूनी 32 -4, ये करेंगे तो 8 दूनी 16 -4, तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 -4, 3 3 9, 5 रखेंगे यहाँ पे, 5 दूनी 10 10 -4, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी 5 आ जाएगा। पहले वाले नंबर का डबल करके 4 घटा रखा है। इसमें देखो BAL का ODE बना रखा है, BAL का ODE, बी से ये इसमें बना रखा है। कैसे बना रखा है? बी से ई में कितना जोड़ दिया? 3, ए से डी में 3 जोड़ दिया, एल से ओ में 3 जोड़ दिया। ऐसे ही ए से 3 जोड़ेंगे तो लास्ट का अक्षर डी आएगा,
जी में 3 जोड़ेंगे जे आएगा और आर में 3 जोड़ेंगे पहला अक्षर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। सवाल नंबर 99 में जो है कि यहाँ पर इमेज कौन सी आएगी, तो सवाल नंबर 99 के हिसाब से यहाँ पे इमेज आएगी डी वाली, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर आ जाएगा, 99 का सी आंसर आएगा और इसका 100 वाले का क्या उत्तर आ जाएगा, इसमें कौन सी इमेज आएगी 100 वाले में, तो ये आएगी ऑप्शन ए वाली, ये इसका ये उल्टा तो इसका ये उल्टा हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 61 पूरा हो गया। 100 के 100 सवाल हमने करे हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्लास फास्ट इसलिए करवाए वे पेपर सर पे फटाफट रिवीजन करना है। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 62 के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।